आज बात करेंगे इफेक्टिव मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ए क्रिस्टल लैटिस। हम ये जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन को अगर हम फ्री स्टेट में स्पेस में छोड़ दें और उसके ऊपर एक फोर्स लगाया जाए तो उसका मोशन, उसकी काइनेटिक्स हम बता सकते हैं यूजिंग द न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। उसको यूज करके, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को यूज करके उसकी काइनेटिक्स को बताया जा सकता है। लेकिन एक क्रिस्टल लैटिस के अंदर इलेक्ट्रॉन का मोशन डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि इसके चारों तरफ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, प्लस यह एक पीरियोडिक पोटेंशियल के अंतर्गत स्थित है। इसलिए जब इसके ऊपर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, एक्सटर्नल फोर्स कैसे लगाएंगे? एक्सटर्नल फील्ड से। तो इसका मोशन कुछ अलग तरह से होगा। तो इसके मोशन की व्याख्या कैसे करेंगे? इसके मोशन को हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से ही एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन उसमें हम जो पीरियोडिक पोटेंशियल है क्रिस्टल लैटिस का, उसको भी हम ध्यान में रखेंगे। तो अभी हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? आज के इस लेक्चर में हम लोग पहले तो इफेक्टिव मास को हम लोग डिफाइन करेंगे और इफेक्टिव मास के लिए हम लोग एक एक्सप्रेशन निकालेंगे। ये हमारा पहला काम होगा। दूसरा, दूसरे पार्ट में हम लोग इफेक्टिव मास का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है और इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, ये हम लोग उसको डिटेल में स्टडी करेंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन के ऊपर हम कोई फोर्स लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन अभी हमारा एक क्रिस्टल लैटिस का पार्ट है, तो टोटल फोर्स जो इलेक्ट्रॉन पर लगेगा वो सम होगा एफ एक्सटर्नल प्लस एफ इंटरनल। एफ एक्सटर्नल क्या हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड आपने बाहर से लगाया, सो एफ इक्वल टू ई क्यू, वो एक एक्सटर्नल फोर्स हुआ। और इंटरनल फोर्स कहाँ से मिल रहा है उसको? लैटिस की वजह से। तो जो कुछ भी इंटरनल फोर्स लैटिस की वजह से मिल रहा है उसको हम एफ इंटरनल लिखते हैं, और जो फोर्स हमने बाहर से अप्लाई किया है वो एफ एक्सटर्नल हुआ। तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो टोटल फोर्स होगा, एफ एक्सटर्नल प्लस एफ इंटरनल, इट इज इक्वल्स टू एम नॉट डीवी बाई डी टी। ये न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से हम लोग जानते हैं एफ इक्वल टू एम में। तो हमने इसी को ध्यान में रखते हुए सर्वप्रथम यही इक्वेशन लिखा है, एफ इक्वल्स टू एम नॉट डीवी बाई डी टी। एम नॉट है इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास, और डीवी वी है ग्रुप वेलोसिटी, या आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है क्रिस्टल लैटिस के अंदर, और डीवी बाई डी टी इलेक्ट्रॉन का एक्सिलरेशन है ना। इलेक्ट्रॉन को हम एक वेव से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप लोगों को डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस याद हो, तो इलेक्ट्रॉन के मोशन को हम एक वेव के फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। और यह आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का वेव रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, और किसी भी मूविंग पार्टिकल के लिए ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी का एक्सप्रेशन कैसे लिखा जाता है? फेज वेलोसिटी आपका ओमेगा बाई के होता है, जहां ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है मैटर वेव की, और के वेव वेक्टर होता है। ग्रुप वेलोसिटी वी हम लिखते हैं डी ओमेगा बाई डी के। और एनर्जी को अगर हम इसी के रूप में लिखें, एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन की है ये लिखी जाती है एच कट ओमेगा। Now we can express this group velocity as 1 upon h cut dE by dk। कैसे? ओमेगा इक्वल्स टू एच कट ओमेगा। सो आप यहाँ पर ई के एच कट से यहाँ पर मल्टीप्लाई भी कर दीजिए, डिवाइड भी कर दीजिए, तो आपको मिल जाएगा 1 अपॉन एच कट डीई बाई डी के विच इज इक्वल्स टू डीई बाई डी पी। एक महत्वपूर्ण जो कंक्लूजन यहाँ से ड्रा कर सकते हैं कि डीई बाई डी के
इट इज प्रोपोर्शनल टू द ग्रुप वेलोसिटी। तो ई जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है यह के का फंक्शन है। के क्या हुआ? वेव वेक्टर इलेक्ट्रॉन का हुआ। सो ई इज फंक्शन ऑफ के। और डीई बाई डी के क्या होगा? ई के डायग्राम यानी एनर्जी वेव वेक्टर डायग्राम में डीई बाई डी के हमारा क्या बताएगा? स्लोप बताएगा। तो जो स्लोप है डीई बाई डी के या ई के कर्व का जो स्लोप है वह ग्रुप वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होता है। यानी अगर ई के कर्व का हमें स्लोप किसी जगह पर मालूम है तो उसको हम ग्रुप वेलोसिटी के फॉर्म में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। ग्रुप वेलोसिटी को इसलिए हम लिख सकते हैं डीई अपॉन एच का डी के या डीई अपॉन डी पी। पी हम डिफाइन करते हैं एच कट के, और एच कट के को हम कह सकते हैं क्रिस्टल मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द लैटिस। क्रिस्टल मोमेंटम थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि कोई क्रिस्टल स्टेट ऑफ मोशन में है और उसके मोमेंटम की हम बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन जो कि क्रिस्टल लैटिस का पार्ट है उसका मोमेंटम एच कट के एक्सप्रेशन से दिया जाता है, और इसको हम बोलते हैं क्रिस्टल मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द लैटिस। अब मान लीजिए हमने बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड ई लगाया है। ध्यान दीजिए हमने यहाँ पर कर्ल्ड ई का प्रयोग किया है। जो स्ट्रेट ई है इसको हमने, स्ट्रेट कैपिटल ई है, इसको हमने यूज किया है टोटल एनर्जी के लिए। कर्ल्ड ई हमने यूज किया है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स क्या होगा? एफ इक्वल्स टू माइनस क्यू ई। क्यू हमारे इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज का मैग्नीट्यूड है, और माइनस क्यू आप लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है। तो एफ इक्वल्स टू माइनस क्यू ही हमने लिखा है। अब जब इलेक्ट्रॉन के ऊपर यह फोर्स लगेगा तो इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम, इलेक्ट्रॉन के अंदर कुछ मोमेंटम होगा, कुछ उसको एनर्जी मिलेगी। तो वो एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा पर यूनिट टाइम उसको हम लिख सकते हैं एफ इंटू वी। एफ जहां पर टोटल फोर्स है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, और वी ग्रुप वेलोसिटी है। और इसको वी को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं डी ओमेगा बाई डी के। सो एफ इंटू डी ओमेगा बाई डी के या एफ अपॉन एच कट डीई बाई डी के। डीई बाई डी टी, अब हम इसको लिख सकते हैं डीई बाई डी के इंटू डी के बाई डी टी। इसलिए एफ को लिखा जा सकता है एच कट डी के बाई डी टी। अब ध्यान दीजिए, अगर ये भी एक एक्सप्रेशन है फोर्स का, एच कट डी के बाई डी टी, और यहाँ पर भी एक एक्सप्रेशन है एफ इक्वल्स टू एम नॉट डी वी बाई डी टी। ये दोनों एक्सप्रेशंस की अगर हम तुलना करें, एफ इक्वल टू एच का डी के बाई डी टी एंड एफ इक्वल टू एम नॉट डी वी बाई डी टी, दोनों सिमिलर एक्सप्रेशंस लगते हैं। इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करें तो हम लिख सकते हैं डी एच कट के अपॉन डी टी और डी पी बाई डी टी। डी पी बाई डी टी क्या हुआ? हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है। यहाँ पर पी क्या है? क्रिस्टल मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द लैटिस। तो एफ इक्वल टू डी पी बाई डी टी, ये हम कह सकते हैं कि यह न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है। किसके लिए? एक इलेक्ट्रॉन के लिए जो कि एक क्रिस्टल लैटिस का पार्ट है। इसका मतलब है कि हम ये कह सकते हैं कि क्रिस्टल मोमेंटम पी, ये जैसे आपका फ्री इलेक्ट्रॉन का एक मोमेंटम होता है, उसी तरह से हम इलेक्ट्रॉन जब वह क्रिस्टल लैटिस का पार्ट होता है तो उसका एक मोमेंटम पी या एच कट के होता है। अब ये पी मिलता क्यों है? पी के मिलने की वजह दोनों है, एक तो एक्सटर्नल फोर्स और दूसरा इंटरनल फोर्सेज भी है। इसलिए अगर हम एक इलेक्ट्रॉन जो कि आइसोलेटेड स्पेस में है, स्पेस में आइसोलेटेड स्टेट में है, उससे और एक इलेक्ट्रॉन जो कि क्रिस्टल लैटिस का पार्ट है, दोनों की अगर हम तुलना करें तो यह डिफरेंट होगा।
ये जो मोमेंटम है क्रिस्टल मोमेंटम p, ये डिफरेंट होगा एक्चुअल मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन के। तो हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जब एक क्रिस्टल लैटिस का पार्ट है तो ये किसके इन्फ्लुएंस में रहता है, ये पीरियोडिक पोटेंशियल के इन्फ्लुएंस में वहां पे प्रेजेंट रहता है। और इस केस में जब ये एक्सिलरेट इसको करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लगा करके, एक्सिलरेट किसके रिस्पेक्ट में होगा, लैटिस के रिस्पेक्ट में होगा। तो इसका जो मास है इलेक्ट्रॉन का, ये अलग हटके होगा, थोड़ा सा डिफरेंट होगा। कंपेयर करें उस इलेक्ट्रॉन से जो कि स्पेस में आइसोलेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन है, उसकी तुलना में ये अलग होगा। इस मास को हम इफेक्टिव मास बोलते हैं। थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम लोग डिस्पर्सन रिलेक्शन लिखें एक फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए, तो इसको लिख सकते हैं E इक्वल्स टू एच कट स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन 2m। ये पैराबोलिक वेरिएशन है E और K के बीच में, यानी 1/m है इनवर्स ऑफ मास। ये बताता है E के डायग्राम के कर्वेचर को। तो अगर बैंड गैप एनर्जी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी से कम है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को वो ने इसके वेवलेंथ के टर्म में अगर हम एक्सप्रेस करें, तो बैंड गैप एनर्जी जो मटेरियल की है या क्रिस्टल की है, अगर यह इलेक्ट्रॉन के एनर्जी से कम है, कहां पर, बाउंड्री के ऊपर, बैंड के बाउंड्री के ऊपर, तो ई के कर्वेचर को हम लोगों को मॉडिफाई करना पड़ेगा लैम्डा बाई ईजी फैक्टर से। इस केस में अगर हम एक्सेलरेशन देखें इलेक्ट्रॉन का, एक्सेलरेशन क्या हुआ, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। सो dv बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इसको हम लिख सकते हैं v हमारा क्या था, 1/h कट de बाई dk। इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें तो 1/h कट d2e बाई dk टू dt। थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे टर्म्स को, तो 1/h कट d2e बाई dk स्क्वायर इंटू dk बाई dt। और इसको हम लिख सकते हैं 1/h कट स्क्वायर d2e बाई dk स्क्वायर इंटू h कट dk बाई dt। h कट dk बाई dt क्या था, फोर्स था, हम लोगों ने ऊपर देखा है। h कट dk बाई dt फोर्स है इलेक्ट्रॉन के ऊपर। तो और dv बाई dt क्या है हमारा, एक्सेलरेशन है। फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, या एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं 1/मास इंटू फोर्स। सो इस मास को हम नाम देते हैं इफेक्टिव मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं m स्टार से। और इस मास का एक्सप्रेशन अगर हम लिखें तो m स्टार है h कट स्क्वायर अपॉन d2e अपॉन dk स्क्वायर। इट मीन्स इफेक्टिव मास एक इलेक्ट्रॉन का है m स्टार, it is inversely proportional to 1/d2e by dk square। मीन्स जो कुछ भी इलेक्ट्रॉन का इफेक्टिव मास है वो बैंड के कर्वेचर के ऊपर डिपेंड करेगा। तो इसका मतलब ये है कि कर्वेचर ज्यादा है तो इफेक्टिव मास कम होगा, कर्वेचर कम है तो इफेक्टिव मास ज्यादा होगा। और तो और इफेक्टिव मास जो है इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन के रेस्ट मास से यह बड़ा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, और यह नेगेटिव भी हो सकता है। तो इन सारी चीजों को हम लोग अगले लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करना चाहेंगे। धन्यवाद।